बात करें तो निर्गमन की मुख्य रूप से केवल तीन ही प्रकार की विधि होती है। सबसे पहले होता है अंशों या फिर ऋण पत्रों का आवेदन। दूसरा होता है अंशों ऋण पत्रों का आवंटन और तीसरी होती है अंश पत्र ऋण पत्रों की याचना। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। पहला होगा आवेदन, दूसरा होगा आवंटन, तीसरी होगी याचना। तीनों का मतलब समझिएगा। सबसे पहले आता है आवेदन। जब अंशों को बेचने के लिए आवेदन प्राप्त किए जाते हैं, जब अंशों को बेचने के लिए, आप तो कुल मिलाकर के मैं बोलूँ ना तो आप इनका वाक्यों प्रयोग कर दोगे ना तो इनकी परिभाषा बन जाएगी। स्पष्ट रूप से कोई परिभाषा इनकी नहीं आती है। भाई अंशों को बेचने के लिए आवेदन प्राप्त करना ही अंशों का ऋण पत्र पर आवेदन कहलाता है। जब आवेदन की राशि को जब अंशों को बांटना होता है, तो अंशों का आवंटन कहलाता है। और अंशों की शेष राशि को जब प्राप्त करना होता है तो याचना कहलाती है। क्या बोल दिया भैया? जब आवेदन तो बता दिया, अंशों को बेचने के लिए जब आवेदन प्राप्त करते हैं तो उसे अंशों का आवेदन कहा जाता है। या अंशों को बेचने के लिए जब प्रपत्र प्राप्त करते हैं तो अंशों का आवेदन कहलाता है। जब अंशों को बांटा जाता है या अंशों का बांटना ही अंशों का आवंटन कहलाता है। और अंशों की शेष राशि प्राप्त याचना के रूप में की जाती है। अच्छा, याचना 1, 2, 3 इत्यादि हो सकती है। याचना 1, 2, 3 हो सकती है। प्रथम याचना, द्वितीय याचना, तृतीय याचना और अंतिम याचना भी कोई सी भी यदि होगी तो वो हो सकती है। सवाल के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी याचनाएं होंगी। यहाँ पर निर्गमन की 3 विधियां बता दी गई है। अच्छा, ये केवल अंश की निर्गमन की विधियां नहीं है, या अंश के साथ साथ ऋण पत्र की भी निर्गमन की विधियां हैं। इसके अलावा अब निर्गमन जो किया जाएगा, यहाँ पर किस प्रकार से निर्गमन किया जाएगा वो बताया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे पहले किस तरीके से निर्गमन किया जाता है वो देखेंगे। सबसे पहले किया जाता है अंशों का। यहाँ पर मैं अंशों का जब बता रहा हूं तो अंशों का और ऋण पत्रों का दोनों का निर्गमन के बारे में बताया जाएगा। चाहे वो अंशों का पूछ ले या ऋण का पूछ ले, बात बराबर ही रहेगी। इसको बात को ध्यान रखिएगा। अंशों या फिर ऋण पत्रों का निर्गमन की विधि या प्रारूप कह सकते हैं इसको, है ना। कैसे? सबसे पहला आता है अंशों का भट्टे पर निर्गमन। पहला आता है अंशों का भट्टे पर निर्गमन। दूसरा आता है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। तीसरा आता है अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। अच्छा, ध्यान दीजिएगा ये क्यों किया जाता है। जब कोई कंपनी नहीं होती है तो अपने अंशों को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए अपने अंशों को भट्टे पर निर्गमित करती है। जब कोई कंपनी ज्यादा पुरानी हो जाती है तो अपने अंशों को वो प्रीमियम पर निर्गमित करती है। मतलब भाई मेरे अंश सबसे ज्यादा है, इस कारण से मैं अपने अंशों के मूल्य को बहुत अधिक कीमत पर बेचूंगा, क्योंकि ख्याति ज्यादा है ना। सभी को पता है कि भाई ये सब मान लीजिए रतन टाटा के शेयर हैं। यदि किसी व्यक्ति ने 100 रुपए के खरीदे हुए हैं तो जाहिर सी बात है उसके 1 साल बाद उसकी कीमत 150 रुपए हो जानी। तो अब सभी को पता है जब 150 रुपए हो जानी है तो उसको ब्लैक में बेचा जाएगा। ब्लैक में बेचा जाएगा का मतलब ये है कि 100 रुपए का अंशों को 120 रुपए बेचा जाएगा। जनता खरीदेगी उसको। क्यों खरीदेगी? क्योंकि पता है 120 रुपए हमारे 150 बन जाएंगे, इसलिए वो उसको खरीदना बनता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जब अंशों को ये वास्तविक कीमत होगी, वास्तविक मूल्य हो गया, और ये बिक्री मूल्य हम मान लेंगे। बिक्री मूल्य अर्थात जब अंशों को उनके वास्तविक मूल्य से भी कम मूल्य पर बेचा जाता है। जब अंशों को उनके वास्तविक मूल्य से भी कम मूल्य पर बेचा जाता है तो अंशों का भट्टे पर निर्गमन कहलाता है। और जब अंशों को उनके वास्तविक मूल्य से भी अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। और जब अंशों को उनके वास्तविक मूल्य पर ही बेच दिया जाता है तो अंशों का समूल्य पर निर्गमन कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइएगा। फिर जब अंशों को उनके वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाएगा तो भट्टे पर निर्गमन। जब अंशों को उनके वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा तो अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। और जब अंशों को उनके वास्तविक मूल्य पर ही बेच दिया जाता है तो अंशों का समूल्य पर निर्गमन कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइएगा, अन्यथा इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा चौथी वाली जो कंडीशन बनती है वो बनती है अंशों का अल्प अभिधान। अगला बनेगा अंशों का अति अभिधान। यहां पर कंडीशन थोड़ी सी बदल जाती है। क्या ये बदल जाती है कि यहां पर वास्तविक मूल्य तो है ही, तो ठीक है, वास्तविक मूल्य हम वास्तविक मूल्य से अब अधिक
यहाँ पर बेच रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, उल्टी कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर मूल्य प्राप्त होगा, मतलब किसी को पैसा नहीं चाहिए फिर भी जनता उसे पैसा देगी। इस कंडीशन में देखा जाए तो अंशों का अल्पाभिधान में देखा जाए तो उनके वास्तविक मूल्य से भी अधिक मूल्य, जितने अंश निर्गमित किए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अंशों का अल्पाभिधान या अतिविधान अंशों की संख्या पर निर्भर करता है। अंशों का अभिधान, अल्पाभिधान या अतिविधान अंशों की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात जब किसी कंपनी द्वारा जितने अंश निर्गमित किए गए, यदि उससे भी कम के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो वह अंशों का अल्पाभिधान कहलाता है। कुल मिलाकर के यदि मान लीजिए मेरी एक कंपनी होती और मैं अंशों का निर्गमन करता और मेरे पास 100 पर्चे रखे हुए हैं अंशों को बांटने के लिए, लेकिन खरीदार मात्र केवल 80 आए, ज्यादा आए नहीं है, तो अल्प का मतलब होता है कम। जितने अंश निर्गमित किए गए थे उनसे भी कम के लिए ये निर्गमित किए गए और उससे भी कम के लिए आवेदन प्राप्त हुए तो अंशों का अल्पाभिधान कहलाता है। अर्थात कंपनी द्वारा जितने अंश निर्गमित किए गए उससे भी कम के लिए यदि आवेदन प्राप्त होता है तो अंशों का अल्पाभिधान कहलाता है। और कंपनी द्वारा जितने भी अंश निर्गमित किए गए हैं यदि उससे अधिक के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो अंशों का अतिअभिधान कहलाता है। कोई दिक्कत हो दोनों में तो बताइएगा, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे अल्पाभिधान अतिअभिधान में। अगला वाला आता है अंशों का हरण। अंशों का हरण किसे कहते हैं? अंशों का हरण। अब हरण का मतलब देखिए, हरण का मतलब होता है कुल मिलाकर के जब्त कर लेना। अर्थात जब कंपनी द्वारा, इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, सबसे पहले हम समझते पहले कंडीशन क्या होती है। हरण का मतलब होता है जब्त करना, ये तो बात मान लीजिए। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति था, मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति था, उसने आवेदन की राशि तो दे दी, आवेदन की राशि बिल्कुल दे दी, लेकिन वो या तो आवंटन की राशि नहीं दे पाएगा या फिर याचना की राशि नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। उस परिस्थिति में होता क्या है कि कंपनी द्वारा बोला जाता है उससे, भाई तुम आवेदन करो, आवेदन करो, भुगतान करो। यदि वो नहीं करता है तो उसके द्वारा कंपनी द्वारा उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है, तो वो अंशों का हरण कहलाता है। तो कुल मिलाकर के परिभाषा भी ये बनेगी कि जब किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन की राशि तो दे दी जाती है परंतु आवंटन की या याचना की राशि नहीं दे पाता है। किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन की राशि तो दे दी जाती है परंतु आवंटन या याचना की राशि नहीं दे पाता है, जिसके कारण कंपनी द्वारा उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है, जिसको अंशों का हरण कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात? आवेदन की राशि दे दी, आवंटन याचना की राशि दे दी, जिसके कारण कंपनी ने उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है, जिसको अंशों का हरण कहलाता है। अंशों के हरण की विधि होती है। अंशों के हरण की विधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। यदि हम यहाँ पर विधि देखें या प्रक्रिया देखें तो अंशों के हरण की विधि या प्रक्रिया समान रूप से एक जैसी चलती है। अच्छा, केवल अंशों की नहीं, ऋण पत्रों की भी उसी की तरह चलेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर 3 से 4 विधियां फॉलो की जाती है। सबसे पहले तो सूची तैयार की जाती है। ऐसे अंशधारी या ऋण पत्रधारी जिन्होंने आवेदन की राशि दे दी है परंतु आवंटन या याचना की राशि नहीं दी हुई है, ऐसे लोगों की सूची तैयार की जाती है और फिर उन्हें सूचना के आधार पर नोटिस भेजे जाते हैं। तो पहला पत्र जो दिया जाता है, प्रथम पत्र दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, प्रथम पत्र दिया जाता है, द्वितीय पत्र दिया जाता है और तृतीय पत्र दिया जाता है। और ये कोशिश करेगा केवल 3 ही पत्र हमें लिखने हैं। 3 पत्र कैसे लिखने, जरा समझिएगा इनकी भाषा को। प्रथम पत्र में केवल सूचनाएं दी जाती है। प्रथम पत्र में केवल सूचना दी जाती है, दूसरे पत्र में धमकी दी जाती है और तीसरे पत्र में कार्यवाही कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तीनों पत्रों की भाषा अलग अलग होगी। भाषा हमें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहला क्या रहेगा, विधि में सर्वप्रथम ऐसे अंशधारियों की या ऐसे लोगों की सूचियां तैयार की जाती है जिन्होंने आवेदन की राशि दे दी है परंतु आवंटन या याचना की राशि नहीं दी गई है। तत्पश्चात उन्हें प्रथम पत्र लिखा जाता है जो कि सूचना के लिए होता है, जिसके अंतर्गत अंश पत्रधारी को यह बताया जाता है कि आपने फलानी कंपनी के फलाने अंश को क्रय किया गया था, जिसके द्वारा आपके द्वारा आवेदन की राशि तो दे दी गई है परंतु आवंटन या याचना की राशि नहीं दी गई है, तो कृपया करके अपना अतिशीघ्र भुगतान करने की कृपा करें, धन्यवाद। यहाँ पर केवल सूचना के लिए प्रथम पत्र लिखा गया है। दूसरे पत्र में ऐसा नहीं होता, तो दूसरा पत्र लिखा जाता है 15 दिन बाद। अब दूसरा पत्र जब लिखा जाएगा तो ये लिखा जाता है कि हमारे द्वारा 15 दिन पहले आपको एक पत्र भेजा गया था जिसमें बताया गया था कि आपने हमारी कंपनी के इतने अंश खरीदे हैं,
जिनकी आवेदन की राशि तो आपने दे दी है, परंतु आवेदन और आवंटन की राशि, आवंटन और एवं याचना की राशि नहीं दी है। कृपया करके आप अपना भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र करें, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये धमकी दी गई है। और तीसरे वाले पत्र में जब बोला जाएगा तो फिर 15 दिन बाद तीसरा पत्र लिखा जाएगा, तो उसमें बताया जाएगा कि हमारे द्वारा आपको पहले 2 पत्र दिए जा चुके हैं, जिसके प्रत्युत्तर में हमें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही कोई हमें जवाब प्राप्त हुआ है आपकी तरफ से। इसीलिए अब कंपनी द्वारा आपके आवेदन की राशि को जब लैप्स कर दिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है और आपके अंशों को भी जब्त कर लिया जाता है। अब आपका और कंपनी का किसी प्रकार से कोई रिश्ता नहीं है और खत्म कर दी जाती कहानी उसकी। यहाँ पर 3 पत्र लिखकर कंप्लीट कर दी जाती। अच्छा, जिस कंपनी ने अंशों को निर्गमित किया, हरण किया हुआ है, कंपनी ने जिन अंशों को हरण किया हुआ है, उन हरण किए गए अंशों को दोबारा से निर्गमित किया जाता है, जिसको बोला जाता है अंशों का पुनर्निर्गमन। अंशों का पुनर्निर्गमन। अभी अंशों का पुनर्निर्गमन का मतलब होता है जब्त किए गए अंशों को या हरण किए गए अंशों को, हरण किए गए हरण किए गए अंशों को कंपनी द्वारा दोबारा से निर्गमित किया जाता है। हरण किए गए अंशों को कंपनी द्वारा दोबारा से निर्गमित किया जाता है, जिसे अंशों का पुनर्निर्गमन कहा जाता है। कंपनी द्वारा हरण किए गए अंशों को दोबारा से निर्गमित किया जाता है, जिसको अंशों का पुनर्निर्गमन कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर पुनर्निर्गमन के बाद फिर पुनर्निर्गमन जो रहेगा, अंशों का जो पुनर्निर्गमन रहेगा वो बट्टे पर, प्रीमियम पर या समूल्य पर हो सकता है ना। तो इतना ही कंप्लीट रहता है। उसके अलावा अंश पत्र और ऋण पत्र में एक भी प्रश्न आप लोगों का नहीं रह जाता। यदि कोई रह जाता है तो मुझे बता दीजिए, सब वाला प्रश्न रह गया, अन्यथा इसके अलावा कोई प्रश्न रह ही नहीं जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बचा है किसी के पास कोई प्रश्न? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कंप्लीट और करवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपनी की पूंजियां यहाँ पर बताई जाता है। कंपनी अपन नहीं पढ़ी, कंपनी 100 पढ़ चुके थे अपन इससे पहले वाली क्लास में, तो उसमें कंपनी की पूंजियां बताई जाती है। कौन कौन सी पूंजी बताई जाती है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी। सबसे पहले बताई जाती है चुकता पूंजी, सबसे पहले बताई जाएगी प्रार्थित पूंजी, प्रार्थित पूंजी। फिर आती है अधिकृत पूंजी, और फिर आती है प्राप्तित पूंजी, अधिकृत पूंजी। फिर आती है चुकता पूंजी, और एक और आती है जो मोस्ट टाइम की, हालांकि आपने पूछी इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये नहीं, ये पूछी गई तो बताई गई है, अन्यथा एग्जाम में जो आप लोगों को आती है ना, वो आती है सबसे पहले अंश पूंजी किसे कहते हैं बताइए। अंश, और या फिर इसी में एक प्रश्न बनता है, ये पूछा जाता है बताइए कि ऋण पूंजी किसे कहते हैं। तो ये बिल्कुल पूंजी आ सकती है, आप लोग इसको तो डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा। अंश पूंजी, अंशों के माध्यम से जो पूंजी प्राप्त होती है वो अंश पूंजी कहलाती है, और ऋण पत्रों के माध्यम से जो पूंजी प्राप्त होती है वो ऋण पूंजी कहलाती है। यहाँ पे यदि हम प्रार्थित पूंजी की बात की जाए तो प्रार्थित पूंजी का मतलब होता है ऐसी पूंजी जो मांगी गई पूंजी होती है ना, मांगी गई पूंजी, कंपनी द्वारा मांगी गई पूंजी को, कंपनी द्वारा मांगी गई पूंजी को प्रार्थित पूंजी कही जाती है। कंपनी द्वारा कंपनी की समस्त पूंजी को, कंपनी की समस्त प्राप्त पूंजी को, अधिकृत प्राप्त पूंजी, समस्त पूंजी आएगी, प्राप्त नीचे वाले में समस्त पूंजी को, कंपनी की समस्त पूंजी को अधिकृत पूंजी कहा जाता है, और कंपनी की समस्त प्राप्त पूंजी को चुकता पूंजी कहा जाता है। क्या बोला गया? मांगी गई पूंजी को प्रार्थित, मांगी गई पूंजी को प्रार्थित पूंजी, समस्त पूंजी को अधिकृत पूंजी, और समस्त प्राप्त पूंजी को चुकता पूंजी कही जाती है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइएगा। एक पूंजी आपने और पूछी गई है जिसका नाम दिया गया है यहाँ पर निर्गमित पूंजी। जब निर्गमित पूंजी की बात की जा रही है, कंपनी द्वारा जितने के लिए अंश निर्गमित किए जाते हैं, कंपनी द्वारा जितने के लिए अंश निर्गमित किए जाते हैं उसे निर्गमित पूंजी कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भाई प्रार्थित पूंजी को ही निर्गमित पूंजी कहा जाता है, और यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है बात। कोई दिक्कत वाली बात तो बताइए, अन्यथा आगे बढ़े। और कोई प्रश्न रह गया इसमें? नहीं रह गया मतलब कहने का नहीं रह गया। रुक दो।